नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्विक नोटिफाई में। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है। यह प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। वहीं अमेरिका से बात करें तो अमेरिका से उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति एवं सुप्रीम कोर्ट और हमारे प्रस्तावना को लिया गया। प्रस्तावना के जैसे हम भारत के लोग शुरू होता है, उसी प्रकार अमेरिका में वी द पीपुल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो प्रस्तावना, ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कनाडा से बात करें तो कनाडा से संघीय व्यवस्था, जो भारत की संघीय व्यवस्था है, वह कनाडा से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का पद, माफ़ कीजिएगा, राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है तो कनाडा से। इसके साथ ही सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। मौलिक कर्तव्य एवं हमारे प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द है वो भी कहाँ से लिया गया है तो सोवियत संघ से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है। आधुनिक पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को आधुनिक पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इन्होंने ही 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। वहीं स्वामी विवेकानंद को हिंदू नेपोलियन कहा जाता है। वेदांत सोसाइटी की स्थापना इन्होंने ही की थी। दयानंद सरस्वती ये आर्य समाज के संस्थापक थे। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये जो थे विधवा पुनर्विवाह से इनका संबंध है, विधवा पुनर्विवाह से, ठीक है। यानी विधवाओं के दोबारा शादी कराने के लिए उन्होंने बहुत काम किया था। इन्हीं के प्रयास से 1855 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ तो 1920 में। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। वहीं 1930 में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया हुआ। 1917 में गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में, ध्यान रखिए, भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, ठीक, जो कि बिहार में है, चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को 1942 में किया गया था। देखिए ये सारे आंदोलन जो है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किए गए हैं, ठीक ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो गरीबी हटाओ का नारा आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 तक थी, 1951 से 56 तक, और यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, ठीक, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। पहले पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दिया गया था तो कृषि को। वहीं दूसरी की बात करें तो दूसरी 1956 से 1961 तक था, 1956 से 1961। और यह किसी के तो यह पीसी महालनोबिस जी के महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ध्यान रहे कि पीसी महालनोबिस ही भारतीय सांख्यिकी के पिता माना जाता है। पीसी महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का पिता माना जाता है। और भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल भारतीय सांख्यिकी संस्थान का
मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में। और पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर ही 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? तो भारी उद्योग पर बल दिया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 3 भारी उद्योग कारखाना कौन कौन? तो भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र लगाया गया था। भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है, ठीक। तो यह किसकी मदद से लगाया गया था? तो ये रूस की मदद से, उस समय का सोवियत संघ। राउरकेला यह जर्मनी की मदद से लगाया गया था, वहीं दुर्गापुर जो था यह ब्रिटेन की मदद से लगाया गया था। एक ट्रिक के माध्यम से कि कौन सा कहाँ लगाया गया था आप याद कर सकते हैं, और ट्रिक है भीरू राज दुबे। देखिए, बीरू से बोकारो स्टील प्लांट किसके? तो रसिया के सहयोग से। भीरू यानी भी से भिलाई इस्पात संयंत्र, यह किसके सहयोग से? तो यह भी रसिया के सहयोग से। राज से राउरकेला किसके सहयोग से? तो यह जर्मनी के सहयोग से। और दू से दुर्गापुर किसके सहयोग से? तो यह ब्रिटेन के सहयोग से। आशा करता हूँ यह ट्रिक आपको पसंद आया होगा। वहीं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना आपका 1974 से 78 तक ही रह गया था, क्योंकि उसमें 78 में सरकार बदल गई थी, जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, और उन्होंने इसे हटाकर इसके स्थान पर 78 से 80 तक रोलिंग प्लान शुरू किया। ध्यान रखें, रोलिंग प्लान को हिंदी में अनवरत योजना कहते हैं, अनवरत योजना, ठीक। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 66 तक थी, यह सबसे असफल योजना माना जाता है, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ, 1965 में पाकिस्तान के साथ, और 1966 में भयंकर अकाल पड़ गया था भारत में। इस कारण यह सबसे असफल योजना मानी जाती है तीसरी। और इस प्रश्न का यानी गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 74 से 78 तक था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एलपीजी प्रणाली भारत में कब लागू हुई? तो एलपीजी प्रणाली भारत में 1991 में लागू हुई। देखिए, एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन का मतलब उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन का मतलब निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब भूमंडलीकरण या फिर वैश्वीकरण। देखिए, उदारीकरण का मतलब होता है कि जो सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो प्राइवेट निजी कंपनियों और सरकारी कंपनियों में कोई भेदभाव नहीं करेगी। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि अब निजी कंपनियां भी अपना कारोबार चला सकती हैं। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि हमारा जो विदेशी कंपनियां भी देश में निवेश कर सकती हैं, देश में अपना कारखाना खोल सकती हैं। इसके साथ ही ये 1948 में, देखिए, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब आया था? तो 1948 में। 1956 में दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में आया था। और इसी समय 1956 में से ही भारी उद्योग को बढ़ाया देगा। 1995 में WTO की स्थापना हुई थी, जो कि पहले गेट था, उसके बाद WTO का स्थापना है। ध्यान रखिएगा, भारत WTO का सदस्य है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में एकनाथ शिंदे ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे। देखिए महाराष्ट्र के ये 20वें मुख्यमंत्री हैं, 20वें मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। वहाँ पर उनके पास संख्या नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, यानी राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल आपके हो जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ यहाँ का मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल तो आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल जो हैं यहाँ की राज्यपाल हैं। वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री आपके भगवत मान जी हैं, और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। भगत सिंह कोश्यारी को यहाँ का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके साथ ही एक बात ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र में जो है वो द्विसदनीय है। महाराष्ट्र जो है वो द्विसदनीय है। द्विसदनीय का अर्थ यह हुआ कि वहाँ पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद वाले कुल कितने राज्य हैं? विधान परिषद वाले कुल 6 राज्य हैं। 6 राज्य। आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। कम बात। के से कर्नाटक, यू से यूपी यानी उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, और ए से आंध्र प्रदेश, और टी से तेलंगाना। और विधान परिषद की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो विधान परिषद के सृजन या फिर निर्सित की चर्चा 169 में है, आर्टिकल 169 में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े में पाई जाती है। जांघ में हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर पाई जाती है। सबसे लंबी हड्डी फीमर जांघ में पाई जाती है। वहीं कान की बात करें तो कान में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज जो है वो सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। और खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या 9 होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का हिस्सा नहीं है? तो भारत जो है वह G7 का हिस्सा नहीं है। ठीक है, G7 अभी हाल ही में चर्चा है। पहले तो G7 का फुल फॉर्म जान लीजिए। तो ग्लोबल 7 इसका फुल फॉर्म है। और G7 का अभी हाल ही में आयोजन कहाँ हो रहा है? तो जर्मनी में, जो कि पिछले वर्ष कहाँ? तो इंग्लैंड में हुआ था, जर्मनी में। और भारत को यहाँ मुख्य रूप से बुलाया गया है, इसलिए प्रश्न चर्चा का विषय बना हुआ। अरे यार, इसलिए यह प्रश्न चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आइए देखते हैं G7 के सदस्य कौन कौन सदस्य हैं। आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, गर्लफ्रेंड जूस, यानी गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, एक ट्रिक के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो जी से आपका हो जाएगा जर्मनी, एफ से फ्रांस, जे से जापान, यू से USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आई से इटली, सी से कनाडा, और ई से इंग्लैंड। ये 7 देश हैं G7 के सदस्य। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा जीव अपनी माँ को ही खा जाता है? तो बिच्छू जो है वो जन्म के बाद अपनी माँ को ही खा जाता है। देखिए इसमें एक ऑप्शन इंसान है, हालांकि आजकल इंसान भी अपनी माँ को खा जा रहा है, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा बिच्छू। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।